अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरी आइल्स के हवाले से वीडियो सीरीज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है। जी हाँ, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आइल्स करना चाहते हैं, जिनको आइल्स की ज़रूरत है, चाहे उन्होंने बाहर काम के लिए जाना है या स्टडी के लिए जाना है। लेकिन अब उनको आइल्स बहुत मुश्किल लगता है, उनको ये नहीं पता कि हम किस तरह आइल्स को क्रैक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें हम चारों मॉड्यूल्स के हवाले से देखेंगे कि हम क्या-क्या चीज़ें करके इसको क्रैक कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं। चलें बिला रुकावट इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल ही इंग्लिश पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना नहीं जानते, तो आप अगर ये मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आप 45 से 60 दिनों के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर आप बेहतरीन अपनी आइल्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं मीन्स कि आप अच्छे से कुछ ना कुछ पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना जानते हैं इंग्लिश के हवाले से, तो आप महज़ 25 से 30 दिन में भी ये जो आइल्स का एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। बेसिकली जैसे हम आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स में हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि कहें कि वो प्राइम चीज़ है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, तो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा आप कभी भी आइल्स में कामयाब नहीं हो सकते। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाएँ। अपनी जो आइल्स की किताबें हैं कैम्ब्रिज की वो ले आएँ। 1 से 16 तक के सेट आपको मार्केट से मिल जाएँगे। 2500 से 3500 के राउंड अबाउट में आपको ये पूरा-पूरा सेट मिल जाना है, जिसमें ऑडियोज़ भी होंगी, बुक्स भी होंगी। आप उन सारों को जो है वो एक बार सॉल्व कर दें, प्रैक्टिस कर लें, अपनी नज़रों से गुज़ार लें, अपने हाथों से गुज़ार लें एक बार। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर लें, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतनी आसानी होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं अगर हम बात करें कि हमारे पास आइल्स के 4 मॉड्यूल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग की और राइटिंग की, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग जो है ये लोगों को या स्टूडेंट्स को ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और ये हकीकतन ज़्यादा टफ भी है भी लिसनिंग और स्पीकिंग के हवाले से, अगर हम इन दोनों को चारों को आपस में कंपेयर करें तो। रीडिंग और राइटिंग हमें हो सकता है किसी किसी को आसान भी लगती हो, स्पेशली हमें राइटिंग जो है वो सुनने में बड़ी आसान लगती है कि ऐसे ही लिखना है, हम तो बड़ी आसानी से लिख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम ऐसे में लिखने की बारी आती है तो हम हाई बैंड स्कोर नहीं कर पाते, उसकी कुछ रीजंस होती हैं, मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के लिए हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं रीडिंग के हवाले से वो ये है कि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। वो प्रॉपर टाइम पे अपने जो 40 के 40 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और ये कॉमनली स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं जिनको रीडिंग में बैंड्स कम आते हैं। उनकी सबसे पहली मिस्टेक यही होती है कि टाइम ख़त्म हो जाता है और उनके मैक्सिमम अभी क्वेश्चंस जो हैं वो कह लें कि 10 से 12 क्वेश्चंस अभी उनके रह रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेज करना है। आपने देखना है कि मुझे कितनी देर में ये 40 क्वेश्चंस मैं पूरे कर सकता हूँ। अब अगर हम आइल्स रीडिंग की बात करें तो इसमें 3 पैसेजेस होते हैं। जो पहला पैसेज होता है ये ज़रा आसान होता है, रेल अगर हम कंपेयर करें दूसरे 2 पैसेजेस से। सेकंड वाला पैसेज थोड़ा-सा एडवांस होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन थर्ड वाला जो पैसेज है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल वोकैब्युलरी जो है और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास जैसे हों 55 मिनट्स और आपने 55 मिनट्स में इसको पूरा के पूरे को हल करना है। उसकी एक वजह है कि हमने 55 मिनट्स में 55 मिनट्स में इसको पूरा क्यों करना है? क्योंकि आइल्स में हमारे पास रीडिंग के लिए 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में ही हमने सॉल्व भी करना होता है और हमारी जो आंसर शीट होती है उसमें हमने आंसर्स जो है वो ट्रांसफ़र भी करने होते हैं। बेसिकली हमें जो क्वेश्चनेयर मिलता है ना या हमें जो कॉपीज़ मिलती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हवाले से रीडिंग पैसेजेस की, उसपे हमने आंसर्स नहीं देने होते, उसपे हमने सिर्फ़ वक़्ती तौर पर लगाने होते हैं। बाकी हमें शीट्स अलहदा दी गई होती हैं रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स ट्रांसफ़र करने के हवाले से, उसपे हमने ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो आखिर वाले 5 मिनट्स आपको चाहिए जिसमें आप आसानी से अपने आंसर्स जो हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर सकें।
तो पहले तो ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपने 55 मिनट्स में अपने तीनों पैसेजेस को पूरा करना है। अच्छा, पैसेजेस में अब हमने जब सॉल्व करना होता है तो वो इस तरह होता है कि हम या तो स्किमिंग कर रहे हैं या स्कैनिंग कर रहे हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि कई बार होता है कि हमें पूरा-पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है अपने आंसर्स ढूँढने के लिए। लेकिन कई बार होता है कि हमने पूरा-पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, हम सिर्फ़ उसमें गो थ्रू करते हैं। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को एक बार नज़र दौड़ा लें, क्वेश्चंस क्या-क्या हैं, ताकि क्वेश्चंस आपके सामने ना थोड़े से माइंड में बैठ जाएँ। फिर आप रीडिंग करना शुरू किए। अब आप जैसे-जैसे रीडिंग करना शुरू करेंगे ना, आपके माइंड में क्वेश्चंस पहले से बैठे होंगे 4-5 जो पहले वाले होंगे। जैसे ही आप रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको साथ-साथ ही ज़हन में आता रहेगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर ये वाला पूछा है इसका आंसर ये है। तो ये एक आसान तरीका है कि आप पहले क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें, जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं और फिर उन 5 क्वेश्चंस के आंसर ढूँढना शुरू कर दें। अब देखें कि आपने किस पैरे को पूरा पढ़ना है और किस पैरे को आपने सिर्फ गुजार देना है। ठीक है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नॉलेज होता रहेगा कि अच्छा ये वाला पैसेज है, मैं इसको किस तरह स्किमिंग कर रहा हूँ या इसको मैंने स्कैनिंग करनी है। ठीक है, तो ये आपने अपने जेहन में रखना है। आपने हर चीज़ को, हर लाइन को पढ़ने नहीं बैठ जाना, समझने नहीं बैठ जाना, आपने उसमें से अपने क्वेश्चंस को तलाश करना है। क्योंकि आपने अपने माइंड में रखना है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट है, 55 मिनट्स में आपने 40 आंसर्स अपने जो है वो मार्क करने हैं और 5 मिनट्स आपने अपने आंसर्स को आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करना है। अब इसमें आपने ये भी अपने ज़हन में रखना है कि तुक्के वगैरह नहीं लगाने। आइल्स में आप तुक्के नहीं लगा सकते, तो आपने तुक्के वाली साइड पे नहीं जाना, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट इसमें होते रहेंगे। तो ये था हमारा रीडिंग के हवाले से। अगर हम राइटिंग के बारे में बात करें तो राइटिंग में हमारे पास क्योंकि 2 टास्क होते हैं। अब पहला टास्क हमारे लिए रिलेटिव आसान होता है एज़ कंपेयर टू हमारे पास जो सेकंड टास्क है। अब पहला टास्क में क्योंकि हमें कोई चार्ट दिया गया होता है, बार चार्ट हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, इस तरह का कोई भी सर्कुलर चार्ट हो सकता है या कोई डायग्राम्स हो सकती हैं, तो उसमें हमारे लिए लिखना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है, हमने सिर्फ उसको लफ्ज़ों की शक्ल में ढालना होता है, तो वो हमारे लिए ज़रा आसान होता है। और इसमें एक ये भी आसानी होती है कि हम डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट कर सकते हैं, तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड जो है ये यहाँ पे ममनू नहीं होती पहले टास्क के अंदर। दूसरा टास्क हमारे लिए रिलेटिवली मुश्किल होता है। उसकी एक वजह है कि उसमें हमारे पास एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उन्होंने सिर्फ एक टॉपिक दिया गया होता है, उस टॉपिक के रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें अब ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स का एक। दूसरा, इसके अंदर हम रेपिटेशन भी नहीं कर सकते। अगर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया और वही वर्ड दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसका सिनोनिम इस्तेमाल करेंगे। जो आइडेंटिकल वर्ड है वो दोबारा से हम उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा राइटिंग में आपने सबसे पहले अपना एक ओवरव्यू देना होता है, जो टॉपिक है उसको ओवरव्यू देने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने उसी जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके थोड़ा सा और एलेबोरेट करके आपने लिख देना है। फिर आपने देखना है अब टॉपिक में आपको पूछा गया है, क्योंकि राइटिंग में आपके पास जो सेकंड टास्क है उसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस वाले होते हैं, किस एक्सटेंट तक आप एग्री हैं या नहीं एग्री हैं, इस तरह के मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने देखना है कि आपको क्या पूछा गया है। फिर आपने सबसे अपने अपने ऐसे की बॉडी स्टार्ट करनी है, उसमें आपने सबसे पहले ये लिखना है कि मैं एग्री करता हूँ या नहीं एग्री करता, ये हो गया। उसके बाद आपने लिखना है कि मैं एग्री क्यों करता हूँ, उसके रिलेटेड आपने एक पैराग्राफ लिखना है। तीसरे पैराग्राफ में आपने ये लिखना है कि आपने कोई ना कोई लिविंग एग्जांपल देनी है, अपनी लाइफ से एग्जांपल दे दें, दुनिया में से जो भी आजकल आपके इर्द-गिर्द हो रहा है उसमें से कोई एग्जांपल दे दें, लेकिन वो एग्जांपल आपके रेलेवेंट होनी चाहिए टॉपिक से, और आपने जो एग्री या डिसएग्री किया है उस टॉपिक के साथ उसके रेलेवेंट होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल लिख दें और लास्ट में आपने जो फोर्थ पैसेज है उसमें आपने कंक्लूजन करनी है। कंक्लूजन आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी चीज़ें लिखनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स उसमें लिखे हैं, आपने उनको एक पैसेज में कंक्लूड करके आपने कंक्लूजन दे देनी है कि मैं मेरे नज़दीक इस तरह है। अब बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होते हैं कि हम राइटिंग टास्क में बहुत ज़्यादा लेक्सिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बैंड्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने सिंपल वोकैबुलरी इस्तेमाल करोगे ना आपके लिए उतना अच्छा है। जो चेकर है ना उसने सिर्फ ये देखना है कि आपने अपने ख्यालात कैसे पोर्ट्रे किए हैं, क्या आपने जो टॉपिक था उसके रिलेटेड ही अपने थॉट्स लिखे हैं,
आपके थॉट्स कितने उस टॉपिक के करीब जा रहे हैं, कितने सॉलिड हैं, कितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, इन बेसिस पे आपको उन्होंने एवेलुएट करना है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लिख कर बहुत अच्छा आए होते हैं अपनी वोकेबलरी के हवाले से, टेंसेस के हवाले से, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन उनके बैंड्स ज़्यादा नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने क्रिएटिविटी नहीं डाली होती, उन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं डाली होती, अगर डाली होती हैं तो वो रेलेवेंट नहीं होती हमारे टॉपिक के साथ, तो ये मिस्टेक्स होती हैं। अब इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आपको आप गूगल और यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी हुई है, आप इनको इस्तेमाल करें, ये आपके इस्तेमाल के लिए हैं, इनको पॉजिटिव मीन्स में अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। आप इनके ज़रिए हर चीज़ सीख सकते हैं। गूगल पे आपको थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स मिल जाएँगे, जिस पे आपने राइटिंग करनी होती है, आप राइट करें। लिखने के बाद अगर आपका कोई टीचर है तो बेहतर यही है कि किसी टीचर को जाके दिखाएं, वो आपकी गलतियां निकालें, फिर आप उन गलतियों को ठीक करें, क्योंकि अगर आप उन गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो वो गलतियां फिर उसी तरह रहेंगी। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई गलती होती है किसी भी चीज में तो उसको सबसे पहले ठीक करें, फिर आगे बढ़े। इस तरह आपकी जो इस्लाह है वो अच्छी होती रहेगी। टीचर अगर कोई नहीं है तो खुद चेक कर लें, या जब गूगल से आपने आंसर्स टॉपिक्स निकालने हैं ना, तो उनके मॉडल आंसर्स भी होते हैं, वो आपने निकाल लेने हैं, देखना है आपने कैसा लिखा है, उधर कैसा लिखा हुआ है, जो थॉट्स आपने पोर्ट्रे किए हैं क्या वही थॉट्स या उससे मिलते जुलते थॉट्स उसने पोर्ट्रे किए हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने की आप सही लिख रहे हैं। तो इस तरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है राइटिंग के हवाले से। तीसरी अगर हम बात करें हमारे पास लिसनिंग के हवाले से, अब देखिए लिसनिंग आसान भी है, मुश्किल भी है। लिसनिंग में से आप 40/40 भी जो नंबर्स हैं वो ले सकते हैं। 40 में से 40 क्वेश्चंस भी आप ठीक कर सकते हैं, 9/9 बैंड्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने अटेंटिव होना है। अब इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सीधा रिकॉर्डिंग्स को शुरू नहीं कर देना जो आइल्स वाली आपको मिलेंगी। आपने पहले डिफरेंट एक्सेंट्स की मूवीज देखना शुरू करनी है इंग्लिश में, ठीक है। मुख्तलिफ एक्सेंट्स मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आइल्स की लिसनिंग में आपको ऑडियो प्ले की जाएगी ना, वो डिफरेंट कन्वर्जेशंस होंगी डिफरेंट लोगों के दरमियान। उसमें हो सकता है कोई बंदा अमेरिकन एक्सेंट बोल रहा हो, कोई ब्रिटिश एक्सेंट बोल रहा हो, कोई ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बोल रहा हो, कोई रशियन एक्सेंट बोल रहा हो। तो आपने इसमें ध्यान रखना है, आपको पता चलना चाहिए, आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये एक्सेंट कौन सा है और ये कौन से वर्ड्स बोल रहा है। क्योंकि जब एक्सेंट डिफरेंट होता है ना, तो हम कई बार वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि इसने बोला क्या है। कई बार वर्ड कोई और होता है और हम उसको कोई और समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली इंग्लिश ना तो कॉन्टिन्यूसली लिखते हैं, ना कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं, ना कॉन्टिन्यूसली सुनते हैं, ना कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं। इसलिए हमें इसमें इंग्लिश में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी प्रैक्टिस हम कर सकें। तो आपने डिफरेंट एक्सेंट्स की जो मूवीज़ हैं उनको देखना शुरू करना है, और उनको सबसे पहले आपने सब टाइटल्स के साथ देखना है। तो कोई चीज़ आपको नहीं भी समझ आएगी ना, तो आप सबटाइटल्स में पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। अगर एक बार आपकी उसमें से कोई ना कोई चीज़ें स्किप होती हैं, तो उसी मूवी को दोबारा देखें। जब आपकी ग्रिप हो जाएगी ना पढ़ने, सुनने और समझने के अंदर, कि आप डिफरेंट एक्सेंट्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें बोली गई हैं, फिर आपने जो हमारे पास लिसनिंग की ऑडियोज़ होंगी, उन पे प्रैक्टिस शुरू करनी है, और आपने अटेंटिव रहना है। क्योंकि आपके कानों में ऑडियो प्ले हो रही होगी और साथ ही आपने आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, तो आपने अटेंटिव रहना है और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। जैसे ही वो बोल रहा हो, आपके उनके वर्ड्स पे नज़र होनी चाहिए, और हमेशा लिसनिंग का स्टार्ट होने से पहले वो थोड़ा सा टाइम आपको देगा, 1-1.5 मिनट का। उसमें आपने पहले जो 5-6 क्वेश्चंस है ना, उनको ज़रूर माइंड में रख लेना है, ताकि आपको पता हो कि मेरे पास आंसर्स कहाँ-कहाँ पे जाके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने लिखा है कि रूम किस तरह का है, तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि रूम के मुतालिक कोई ना कोई बात होगी और उसके मुतालिक वो कुछ बताएगा, वो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आना है। तो इस तरह आपने इसकी हमारे पास लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। चौथा और आखिरी हमारे पास है स्पीकिंग का। स्पीकिंग में आपने क्या करना है, एट द एंड बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आपने शीशे के आगे खड़े होकर बोलना है। अच्छा आइडिया है, आप अगर इस तरह बोलते हैं, आप अपनी बहुत सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग में हमें जो मसला आता है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर सीखना शुरू कर देते हैं। हम वोकेबलरी सीखना शुरू कर देते हैं, हफ्ता हम वोकेबलरी पे लगा देते हैं, फिर हम टेंसेस सीखना शुरू कर देते हैं, हफ्ता हम टेंसेस पे लगा देते हैं, फिर हम सीखते हैं जी सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह करना है, वोकेबलरी किस तरह करनी है। हम डिफरेंट टाइम जो है ना, इन सारी चीज़ों को जोड़ तोड़ करके हम सीखने के में लगा देते हैं। मसला होता है
हमने इंग्लिश बोलनी है और हम बोलते नहीं हैं, बाकी हर चीज़ हम सेट कर लेते हैं, हर चीज़ तैयार कर लेते हैं। मसला है इंग्लिश बोलना, इसको बेसिकली कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। जब आप ऊपर से खड़े होकर के नीचे आप मसाइल की तरफ देखते हो तो इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। अब मसला है हमारे पास इंग्लिश बोलना, उसका वाहिद हल है इंग्लिश बोलो। जितनी आती है, जिस तरह की आती है, आप बोलना शुरू करो। गलतियां आती हैं, कोई मसला नहीं है, आप बोलो। जब आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहोगे, बोलते रहोगे, कन्वर्सेशन डिफरेंट लोगों के साथ करते रहोगे, अकेले बैठ के करते रहोगे, मिरर के सामने करते रहोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वोकेबलरी भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपके टेंसेस भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब इंग्लिश में क्योंकि हमारे पास क्यू कार्ड्स भी होते हैं स्पीकिंग के सेक्शन में, तो क्यू कार्ड्स भी आपको गूगल में हजारों के हिसाब से मिल जाएंगे। आप डेली बेसिस पे एक एक क्यू कार्ड को उठाएं और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। और सिर्फ एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मैक्सिमम मर्तबा जितनी बार आप कर सकते हो ना उतनी दफा उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका वो क्यू कार्ड जो है ना वो बेहतरीन तरीके से आपको तैयार हो जाए। कुछ क्यू कार्ड्स आप तैयार कर लोगे ना, उसके बाद आपकी फ्लुएंसी, आपकी इंग्लिश वोकेबलरी, आपके टेंसेस और बोलने का तरीका, एक्सेंट वगैरह इतना अच्छा हो जाएगा कि बाकी कोई भी क्यू कार्ड आ जाएगा ना, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। आप फिल बदी जो है वो बहुत ज्यादा 1 से 2 मिनट तो बड़ी आसानी से उसके ऊपर बोल सकते हो। तो बेसिक एट द एंड फिर वही चीज आ जाती है, आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपने प्रैक्टिस करनी है, स्पीकिंग के हवाले से भी। लोगों के साथ कन्वर्जेशंस करें, कोशिश करें अगर कोई आपको इंग्लिश नेटिव स्पीकर मिलता है या इंग्लिश नेटिव कोई बंदा मिलता है उसके साथ आप बोलना शुरू करें, कन्वर्जेशंस करें, रोज़मर्रा की चीज़ें आप याद करें, इडियम्स याद करें, आप कुछ इस तरह की चीज़ें याद करें जो आप डेली बेसिस पे और हों वो आसान ही। जिस तरह आपने राइटिंग में अपनी वोकेबलरी को सिंपल रखना है ना, स्पीकिंग में भी आपने एज इट इज अपनी वोकेबलरी को सिंपल रखना है, ताकि क्योंकि स्पीकिंग में आप बोल रहे हो, किसी को कोई चीज समझा रहे हो या बता रहे हो, आपने उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आपने इस तरीके से चीज समझानी है कि अगले बंदे को बहुत अच्छे से जो है वो चीज समझ आ जाए। ये हमारे पास थे 4 मॉड्यूल्स। आप अगर इस तरह इन चारों मॉड्यूल्स को लेकर चलते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं, उस पर डेली बेसिस पे अपना काम लिखें कि आपने लेट्स सपोज हर दिन हर मॉड्यूल का एक एक टेस्ट करना है, तो आप अपने 30 दिन बाद देखेंगे आप बेहतरीन जो है परफॉर्म करना शुरू कर दिया होगा आपने। और आप आइल्स का एग्जाम देंगे और आप खुद देखेंगे जब आपके बैंड्स आएंगे तो आप 7.5 प्लस बैंड्स बड़ी ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, अगर आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को आप इसी तरह फॉलो करते हैं। उम्मीद है मुझे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वो सजेशंस हैं वो हमें कमेंट्स में दे सकते हैं, हम लाजमी उनको कंसिडर करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।